नमस्कार। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली को लेकर आप यदि भारत की मीडिया चेक करेंगे, चाहे समाचार पत्र चेक करेंगे, बड़े न्यूज़पेपर चेक करेंगे, तो उनमें एक ही बात आएगी कि नेपाल के प्रधानमंत्री अपने पद से हट चुके हैं और इससे बहुत सारे भारतीय लोग खुश हैं। अगर एक साल पहले की बात होती तो शायद मैं भी खुश होता, लेकिन इस समय मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात क्या है कि प्रधानमंत्री ओली की जो छवि भारत में है वो है भारत विरोधी छवि, और भारत के लोग सोचते हैं कि प्रधानमंत्री ओली जो हैं वो चाइना के एक खास आदमी हैं और ये भारत विरोधी हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ओली का भारतीय लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन वो सच्चाई नहीं जानते हैं। एक साल पहले मैं भी प्रधानमंत्री ओली को चाइना का आदमी मानता था, लेकिन बहुत सारी चीजें हमने देखी तो हमें लगा कि ऐसा कहना गलत होगा कि प्रधानमंत्री ओली चाइना के खास आदमी हैं। अभी भारत के लोगों को लग रहा है कि प्रधानमंत्री ओली प्रधानमंत्री के पद से हट गए और ये बहुत ही अच्छा हुआ। दोस्तों, हमने कहा था कि प्रधानमंत्री ओली को हिलाना इतना आसान नहीं है जितना कि लोग समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, कुछ बातें हम आपको बताते हैं बहुत ही शॉर्टकट में। जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की वोटिंग हुई तो उसमें टोटल वोट डाले गए 232 और उसमें क्या हुआ कि 124 वोट जो थे वो ओली के खिलाफ थे और 93 जो वोटिंग हुई है वो ओली के पक्ष में हुई है और 15 सदस्यों ने वोटिंग ही नहीं की। तो प्रधानमंत्री ओली के विपक्ष में 124 वोट पड़े, जिसके कारण उनकी जो सीट थी वो अपने आप चली गई। अगर आप आज की बात करते हैं और सही से देखेंगे तो प्रधानमंत्री ओली के पास में 120 सदस्यों की पावर है। अब बात करते हैं जो शेर बहादुर देवा कह रहे हैं कि हम गठबंधन सरकार बनाएंगे। दोस्तों, हमने कई बार कहा कि गठबंधन सरकार किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। क्यों होती है ये हम अपनी पुरानी वीडियो में आपको बता चुके हैं। अब शेर बहादुर देवा जो कह रहे हैं कि हम गठबंधन सरकार बनाएंगे, तो उनकी जो सोच है वो इस प्रकार है। अपनी उनके पास जो है 61 एमपीज का सपोर्ट है और वो चाह रहे हैं कि 48 एमपीज माओवादी जो पार्टी है प्रचंड एंड समूह की, उससे हमको मिल जाएं और 32 एमपीज हमको मिले कहाँ से, जासपा से। तो यानी ये तीनों मिलके एक गठबंधन सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जासपा का समर्थन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और टोटल 120 सीटें हो रही हैं किसकी, प्रधानमंत्री ओली की। और कांग्रेस हुआ, माओवादी हुआ या जासपा हुआ, इन सबको मिलाकर भी 120 सीट नहीं हो रही है और चाहिए कितनी, 136 सीट चाहिए। अगर शेर बहादुर देवा को माओवादी और जासपा का पूरा समर्थन मिल जाता है तो सरकार शेर बहादुर देवा बना लेंगे, लगभग निश्चित है। लेकिन यहाँ पे शेर बहादुर देवा को पूरा समर्थन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और इनकी सीटें 119 भी नहीं हो रही है, जबकि प्रधानमंत्री ओली की जो सीटें हैं वो 120 इस समय नजर आ रही है। अब यहाँ पर बात क्या है कि नेपाल की संविधान की कुछ धाराएं हैं, 76 के अंतर्गत 2-3 उप धाराएं हैं, जिनमें क्या है कि सिंगल लार्जेस्ट जो पार्टी है वो प्रधानमंत्री बन सकती है या अपनी सरकार बना सकती है। यानी 136 का जो आंकड़ा है, न तो शेर बहादुर देवा या अन्य जो पार्टियां विपक्षी दल वो ला पा रही है और ना ही प्रधानमंत्री ओली ला पा रहे। तो नेपाल के संविधान में क्या नियम है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो इस समय सबसे बड़ी जो पार्टी है वो है प्रधानमंत्री ओली की पार्टी, इसलिए प्रधानमंत्री ओली दोबारा प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इसकी 100% संभावना है। किसका समर्थन किसको है, किसका समर्थन किसको है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल इतना जान लीजिए कि पीएम ओली दोबारा प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इसके 100% चांस हैं, क्योंकि शेर बहादुर देवा जो हैं उनके पक्ष में सभी का समर्थन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शेर बहादुर देवा जो हैं ये कांग्रेस के हैं,
यानी कांग्रेस भी सरकार बनाती हुई, गठबंधन सरकार बनाती हुई नजर नहीं आ रही है। अचानक से आ जाए ये बातें अलग हैं, लेकिन फिलहाल तो ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही है कि शेर बहादुर देवा यानी कांग्रेस पार्टी नेपाल में सरकार बना ले। अब भारतीय लोग इस पे काफी खुश हैं कि ओली की सीट गई, क्योंकि प्रधानमंत्री ओली की छवि भारत में भारत विरोधी छवि है उनकी। भारतीय लोग सोचते हैं कि प्रधानमंत्री ओली जो हैं वो भारत के विरोधी आदमी है। और प्रधानमंत्री ओली को क्यों भारतीय लोग सोचते हैं कि ये भारत के विरोधी हैं, उसके कुछ कारण हैं। जैसे एक नक्शा पास होना, हमने आपको बताया था कि प्रचंड और ओली में बात हुई थी कि आधा आधा समय तक प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन जब प्रचंड ने प्रेशर करना चालू किया प्रधानमंत्री ओली को, तो जाके काला पानी का नक्शा पास हुआ। कैसे पास हुआ कि कांग्रेस, प्रचंड एंड पार्टी और भी बहुत सारे विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री ओली के ऊपर प्रेशर डाला कि आप काला पानी का नक्शा पास करें, क्योंकि सभी पार्टियां ये जानती थी कि प्रधानमंत्री ओली काला पानी लिपू लेक वाला नक्शा पास नहीं कर पाएंगे। और ये पार्टियां प्रधानमंत्री ओली को नेपाल में बदनाम करवाना चाहती थी, यानी प्रधानमंत्री ओली को देशद्रोही साबित करवाना चाहती थी। तो इन्होंने प्रेशर डाला प्रधानमंत्री ओली के ऊपर और सड़कों पे आंदोलन भी किए। उस समय आपको पता होगा कि पीएम ओली ने कहा था कि हम नक्शा क्यों पास करेंगे, हम तो जमीन ही ले आएंगे। ये कहा था कि नहीं कहा था, लेकिन अचानक से उन्होंने नक्शा पास कर दिया। कांग्रेस आदि जो पार्टियां विपक्षी दल, उनको लग रहा था कि पीएम ओली काला पानी का नक्शा पास नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कर दिया और सारी पार्टियों के मुंह बंद हो गए। और इससे क्या हुआ कि पीएम ओली की छवि जनता की नजर में अच्छी बन गई। अब भारतीय लोगों ने सोचा, उस समय चीन और भारत का तनाव चल रहा था, तो भारतीय लोगों ने सोचा कि चीन के इशारे पे प्रधानमंत्री ओली ऐसा कर रहे हैं, जबकि दोस्तों वो चीन के इशारे पे नहीं हुआ था, बल्कि प्रधानमंत्री ओली अपनी छवि को मजबूत करने के लिए ऐसा किए थे। अगर वो काला पानी का नक्शा पास नहीं करते तो मैं 100% गारंटी देता हूं वो कब के प्रधानमंत्री के पद से अलग हो चुके होते। यानी उन्होंने अपनी सीट बचाने के लिए काला पानी का नक्शा पास किया है। देखिए दोस्तों, राजनीति को समझिए। कोई भी नेता होता है, उसका एक ही लक्ष्य होता है कि हम कैसे भी अपनी सीट बचाएं, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। और अपनी सीट बचाने के लिए कोई भी नेता कुछ भी कर लेता है। तो प्रधानमंत्री ओली ने काला पानी का नक्शा पास कर दिया, बहुत सारे भारत विरोधी काम किए, ठीक है, जिससे नेपाली जनता को लगा कि प्रधानमंत्री ओली देशभक्त हैं। और प्रधानमंत्री ओली ने चीन के साथ बहुत सारे व्यापारिक संबंध भी बढ़ाए, जिसके कारण नेपाली जनता को लगा कि प्रधानमंत्री ओली देशभक्त हैं और भारतीय जनता को लगा कि प्रधानमंत्री ओली भारत विरोधी हैं, चीन से अपनी दोस्ती बढ़ा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ओली को तो केवल अपनी सीट बचानी थी। इस सीट के लिए 2 साल से लफड़ा चल रहा है प्रचंड के साथ में। मैं दोस्तों अच्छे से समझता हूं कि प्रधानमंत्री ओली जो हैं वो भारत विरोधी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये केवल उनकी अपनी सीट बचाने की एक राजनीति समझ लीजिए आप, कि उनकी एक राजनीति है जो भारत विरोधी काम करते हैं, ठीक है। और ऐसे भारत में भी बहुत सारे नेता लोग करते हैं, नेपाल में भी करते हैं। डेमोक्रेसी जहां है वहां पे ऐसे ही नेता लोग करते हैं। देखिए, नेपाल में केवल एक ही प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो इंटरनेशनल प्रेशर को झेल लेते हैं, वो है प्रधानमंत्री ओली। बाकी नेपाल में कोई भी प्रधानमंत्री आ जाए, वो इंटरनेशनल प्रेशर को नहीं झेल सकता है। और गठबंधन सरकार बन जाएगी तो ये तो बिल्कुल नहीं झेल पाएगी, और तब गठबंधन सरकार करेगी ऐसे काम जो कि नेपाल के लिए नुकसानदायक होंगे। इसलिए गठबंधन सरकार कभी नहीं बननी चाहिए। तो दोस्तों, हमारा तो कहना है कि पीएम ओली इतनी आसानी से प्रधानमंत्री के पद से नहीं जा सकते हैं, ठीक है। यानी उन्हीं की सरकार बनेगी, यानी वही प्रधानमंत्री रहेंगे। अब ये देखना होगा कि शेर बहादुर देवा कांग्रेस या अन्य कोई विपक्षी दल 136 सीटों तक ला सकता है कि नहीं ला सकता है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। फिलहाल हम यही कह रहे हैं कि पीएम ओली ही प्रधानमंत्री रहेंगे नेपाल के। धन्यवाद।